नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य अकेडमी में। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में ब्लड के बारे में जाना था और ब्लड क्या होता है, ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ब्लड में कौन कौन सी समस्या आती है, ठीक है, कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो ब्लड ऐसा सब्जेक्ट, मतलब कि बायो में ब्लड एक ऐसा पार्ट है कि जो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए पिछले 2 क्लासों में इसको हम लोगों ने जाना था। और आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड का ग्रुप क्या होता है, ब्लड का ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है, और हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, बिना डॉक्टर के सहारे, ठीक है, केवल माइक्रोस्कोप यदि हमें दे दिया जाए तो कैसे जान पाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। इसको आज हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग में जो रक्त है उसका थक्का जम जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि नसों में रक्त बहती हैं और नस में कहीं भी जाम लग जाए और वहां रक्त जो है इकट्ठा होने लगे तो वो जम जाती है, और जब जम जाएगी तो रक्त प्रवाह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। कह रहा है ब्लड 4 मिनट में जम जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कहीं कट पिट गया तो ब्लड जो है 4 मिनट में जम जाती है। ठीक है, ब्लड का रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ब्लड जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग कहा जाता है। अब देखिए, जो ब्लड जमता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको 4 पार्ट में बांटा गया, उसको कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या होता है इसमें, इन चार प्रोसेस में। पहला है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स वाले पार्ट को आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम बताए थे। ब्लड का टाइप उसमें बताए थे, प्लेटलेट्स, कार्पोसेल्स में। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसाइट और वायु मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जो हमारे शरीर के अंदर होता है उससे क्रिया करके और प्रोथ्रोम्बिन मिलके थ्रोम्बिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बिन बना लेते हैं। फिर देखिए, जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो ये थ्रोम्बिन और हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट में होता है फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन मिलके फाइब्रिन बना लेते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन जो है वो ही रक्त का थक्का जमाने में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अब ये फाइब्रिन जो है क्या करता है, मान लीजिए जहां कटा है उसके अंदर जालीनुमा संरचना बना लेता है। ठीक है, उस पार्ट के अंदर क्या करता है, जालीनुमा संरचना बना लेता है। तो अब देखिए, जब से जालीनुमा संरचना बन जाएगा तो जब ब्लड में से प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स गुजरेंगे तो क्या होते हैं, वहां रुकते जाते हैं। और हम आपसे बताए हैं कि 4 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, तो वो लेयर बनाते जाते हैं। ठीक है, तो जब लेयर बनाएंगे तो ब्लड वहां जमना शुरू हो जाएगा। ब्लड का प्रवाह जो बाहर हो रहा था वो रुक जाएगा जालीनुमा में फंस के। ठीक है, और फिर नसों में रक्त प्रवाह फिर कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है 4, इसको कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रक्त के थक्का बनाने में सहायक, मतलब किसकी सहायता से रक्त की थक्का बनती है, और जो अवयव हैं उनको देखेंगे। जैसे रुधिराणु में कौन ज्यादा योगदान करता है, रुधिराणु में, तो रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स जो है वो ज्यादा सहयोग करता है रुधिराणु में। फिर प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन हो गया और प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके प्रोटीन सहायता करते हैं रक्त का थक्का बनाने में। उसका अगला है तत्व या धातु। तो हम अभी आपसे कैल्शियम की चर्चा किए थे, तो कैल्शियम क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है। और विटामिन के, इसको तो हम लोग बहुत जानते थे कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहयोग करता है,
लेकिन यह एक उसका सहायक होता है। केवल विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो विटामिन के, अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है यदि ब्लड शरीर के अंदर जम जाएगा, मान लीजिए शरीर के अंदर कहीं भी ब्लड जम जाती है तो हमारे नसें जो हैं ब्लॉकेज हो जाएंगे, नसें जो है हमारी नस से प्रवाह जब बंद हो जाएगा तो नसें बंद हो जाएंगी, तो क्या होगी, एक समय आएगा कि ब्लड के प्रेशर से नसें फट जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हेमरेज कहा जाता है, ठीक है। जब नसें फट जाएंगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, तो उसे ही हेमरेज कहा जाता है। अब देखिए हेमरेज जो है वो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन में होने का कारण यह है कि ब्रेन जो है बहुत जटिल संरचनाओं से बनी हुई है और इसमें जो नसें हैं बहुत पतली पतली होती हैं, ठीक है। तो ये ब्लड के प्रेशर को सहन नहीं कर पाती हैं, जब उसमें ब्लड जम जाता है तो वो ब्लड के प्रेशर को सहन नहीं कर पाती हैं और वो पतली जो नसें होती हैं फट जाती हैं, उससे क्या होता है, हेमरेज होता है। उसी को क्या कहते हैं, जब ब्रेन में फटेगी तो ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ठीक है। और आदमी की स्वाभाविक है कि मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी की शरीर के बाहर रक्त नहीं जमता है, यदि कट गया कहीं तो रक्त जमता ही नहीं है, तो ये हीमोफीलिया नामक रोग के कारण होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसका सबसे पहले पता, हीमोफीलिया नामक बीमारी का सबसे पहले पता इंग्लैंड की रानी में एलिजाबेथ में पता चला था, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है एंटी क्लॉटिंग एजेंट हिपेरिन, ठीक है। देखिए जो हिपेरिन है उस शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। यदि हिपेरिन ना होता हमारे शरीर में तो रक्त क्या होता, हमारे शरीर के अंदर जम जाती और हमें हेमरेज नामक बीमारी हो जाता, चाहे ब्रेन में चाहे कहीं भी किसी भी स्तर पे शरीर के किसी भी पार्ट में हो जाता है हेमरेज नामक, ठीक है, बीमारी, ठीक है। तो हिपेरिन जो है शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है और शरीर के बाहर ब्लड को जमना नहीं, यदि नहीं जमेगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा और रक्त बहते रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो दो चीज है, शरीर के अंदर ब्लड को जमाना है, जिसमें नहीं जमाना है, जिसमें हिपेरिन सहायता करता है कि ब्लड को तरल, पतला तरल बनाए रखता है और वो ब्लड प्रवाह जारी रखता है, ठीक है। और बाहर जो है ब्लड का थक्का जमा देना है, नहीं तो ब्लड का प्रवाह होते रहेगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें सहायता कौन करता है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है। तो कह रहा है हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आते ही खत्म हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए कट गया तो जब हिपेरिन क्या करता है, अंदर जमाने नहीं देता है, और जब कट जाएगा तो वायु के संपर्क में आते ही हिपेरिन खत्म हो जाता है। अब जब हिपेरिन खत्म हो जाएगा तो जो जमाने वाले हैं ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्राम्बिन, विटामिन की, ये सब कहेंगे सब कि अब हम जमा लेते हैं, तो ये सब जमा लेते हैं सब, इसीलिए बाहरी सतह पे वायु के संपर्क में आते ही हिपेरिन खत्म हो जाता है और ये सब फाइब्रिनोजिन ये सब अपना काम शुरू कर देते हैं और रक्त जम जाता है, ठीक है। तो आइए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। आइए देखते हैं आप ब्लड ग्रुप। उससे पहले ये जान लीजिए कि हम आप लोग को जब लीवर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि कौन कौन सा प्रोटीन निकलता है। तो जो ब्लड में प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, इसमें फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, जमाने का काम करता है ब्लड को, और हिपेरिन जो है तरल बनाने काम करता है, मतलब जमने नहीं देता है, ठीक है। ये तीनों लीवर से निकलता है। आइए अब अगला देखते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मान लीजिए कि जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज बढ़ते गए तो व्यक्तियों को महसूस हुआ कि जब किसी में खून की कमी हो जाती है, चोट लग जाता है या खून का ज्यादा स्राव हो जाता है, तो अगले व्यक्ति से खून का ट्रांसफर किया जाए तो कैसे हो, क्या हो प्रक्रिया। तो इस खोज के दौरान
लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त समूह का खोज किया। रक्त समूह कहने का मतलब ये कि किसका ब्लड किसको चढ़ाया जाए, किसके में पहुंचाया जाए तो व्यक्ति जीवित बच सकता है, और किसकी ब्लड का किसमें जाने से मृत्यु हो जा रहा है। इसका जब जांच किया गया तो ये इसकी खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अब देखिए, हम आपको बताए थे ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया है, जैसे प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। तो प्लाज्मा तरल पदार्थ है, और कार्पोसेल्स में जो हम लोग ग्रुप का निर्धारण होता है जिसके वजह से वो होता है आरबीसी। तो आरबीसी को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, और एंटीजन के थ्रू ही जो ग्रुप होता है ब्लड का उसका निर्धारण किया जाता है। उसको हम लोग जानते हैं कि कौन सा ग्रुप है ब्लड का। ठीक है। अब देखिए, एंटीबॉडी को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल ए और बी का इस्तेमाल किया गया है, और एंटीजन को प्रयोग करने के लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अगला देखिए वाई आकार का जो उसमें दिखेगा तो वो एंटीबॉडी होगा। जैसे मान लीजिए कि ब्लड का टेस्ट कैसे होता है, मान लीजिए हम लोग के शरीर से सीरम लिया जाता है या ब्लड लिया जाता है, उसको दो शीशे का होता है, उस पर दो बूंद गिरा के उसके बाद से रगड़ के और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो उसमें क्या दिखता है, उसमें माइक्रोस्कोप छोटी बहुत सूक्ष्म आकृति को देखता है, तो उसमें आदमी को दो आकार दिखता है। ठीक है, मेनली दो आकार दिखता है, और वो ये टाइप का दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, वो भी आरबीसी पे। तो मान लीजिए आरबीसी गोल होता है, उस पे ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो देखिए, बी हम ई बनाते हैं ऐसे और बी बनाते हैं तो कर्व लेके ऐसे। ठीक है। तो इस वाले पार्ट को बी मान लिया गया है और इस वाले पार्ट को ए मान लिया गया है, और इसी हिसाब से जब हमको ये आकृति दिखता है तो ए और बी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप से हम छोटी सी शीशे पे जब ऐसे उठा हुआ ए टाइप का दिखेगा तो हम जान जाएंगे कि ये ए ग्रुप है। ठीक है। और जब उभरा हुआ ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप का दिखेगा तो हम बुझेंगे कि वो बी है, या पूरा मिला हुआ दिखेगा तो उसको ओ समझा जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन तथा आरबीसी में एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है। एंटीजन ही ब्लड का निर्धारण करता है, ब्लड ग्रुप का। ठीक है। अब देखिए, इसको चार पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे जब ऐसे दिखेगा, देखिए ये आरबीसी गोल होता है। ठीक है। और उस पे ऐसे वाला दिखेगा, ऐसे वाला, ऐसे ये टाइप का शीशे पे, तो वो ए ग्रुप होगा। ठीक है। और ये इसका निर्धारण एंटीजन करता है। ठीक है। उसमें क्या होगा, पूरा एक आरबीसी का जो कोशिका होगा उस पे सब पे ऐसे आकृति दिखेगा। ठीक है। और देखिए, ये ग्रुप वाले व्यक्ति को जब भी ब्लड चढ़ाया जाएगा तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वो उसी ग्रुप का हो या उसमें एंटीबॉडी बी बनता हो, ये एंटीबॉडी नहीं बनता हो, नहीं तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो एंटीबॉडी जब एंटीजन ये होगा तो एंटीबॉडी बी होगा। अब देखिए, एंटीबॉडी का जो है ये इस तरह कर्व वाला बना है। क्यों? क्योंकि ये इसमें फंसेगा नहीं, और जब देखिए जब ब्लड फंसेगा नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग होगा नहीं। ठीक है। और ब्लड का प्रवाह होता रहेगा। अगला देखिए, ये देखिए बी। अब देखिए, आरबीसी गोल होता है और उसपे ये बी शेप का, बी का आधा पार्ट बना रहेगा, तो हम समझेंगे ये ग्रुप बी है। ठीक है। और इसमें ये नाम, ये ऐसे उल्टा जो ए बनता है, उल्टा ए इसमें रहेगा। ठीक है। और ये वाली इसमें फंसेगी नहीं। ठीक है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। ऐसा भगवान ने बनाया है शरीर को
कि उसमें हर एक चीज अपने हिसाब से एडजस्ट हो गया है। जैसे देखिए ये बी इसमें फंसेगा नहीं और ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। तो ग्रुप बी में एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। ग्रुप ए में एंटीजन, ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा और ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये आरबीसी में दोनों आकृतियां दिख रही हैं, मतलब कि इसमें ए ग्रुप का भी लक्षण है और बी ग्रुप का भी लक्षण है। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि ये दोनों खांचा एक साथ मिलेगा तो ये किसी में भी फंस सकता है और ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें से गायब हो गया है, इसमें रहता ही नहीं है। ए बी ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग ए बी ग्रुप वाले होते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधन क्षमता होती है कम होती है, वो वाले की अपेक्षा या ए बी वाले की अपेक्षा ज्यादा कमजोर या बीमार होते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ में क्या होता है कि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसीलिए कहा गया है। ग्रुप ओ में देखिए आरबीसी पे ये और बी नहीं है, अंदर पूरा ओ टाइप का ही दिखेगा, गोल दिखेगा। आरबीसी में पूरा गोल गोल छल्ला टाइप का दिखेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि खुद गोल है, इसमें भी जाएगा तो इसमें से निकल जाएगा, इसमें भी जाएगा तो इसमें से निकल जाएगा और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए वो वाले लोग को उनकी प्रतिरोधन क्षमता ज्यादा मानी जाती है और वो उनको ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बार देख लीजिए, ये एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी होगा और ए बी एंटीजन के साथ कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, और ओ एंटीजन के साथ ए बी दोनों एंटीबॉडी होगा। ठीक है, और जितना एंटीजन है वही ग्रुप का निर्धारण करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे। अब देखिए इतना जानने के बाद से लैंडस्टीनर साहब ने फिर क्या किया, बंदरों पे रिसर्च किया और बहुत बंदरों का ब्लड कलेक्ट किया और देखा कि इसमें एक अलग ही आकृति दिख रही है। अब मान लीजिए कि आरबीसी में क्या हुआ, आरबीसी जो है उसके सतह पे ए या बी वाले के बाद कुछ चपटे आकार का दिखता था, किसी में दिखता था किसी में नहीं दिखता था। तो लैंडस्टीनर साहब ने कहा कि हम ये जानते थे, बी जानते थे, वो जानते थे, ये भी जानते थे, अब ये अलग से ये चपटा वाली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होगा। तो कुछ में दिखा कुछ में नहीं दिखा, तो जिसमें दिखा तो उसको क्या बोले वो, और बंदरों में वो रेसस बंदर जो अफ्रीका में पाए जाते हैं लाल मुंह वाले, उन्हीं का वो ब्लड कलेक्ट किए थे ज्यादा मात्रा में बंदरों का। तो उनमें वो देखे तो कुछ बंदरों में दिखा कुछ में नहीं दिखा, तो जिनमें दिखा उनको पॉजिटिव आरएच फैक्टर पॉजिटिव और जिनमें नहीं देखा उनको आरएच फैक्टर निगेटिव माना गया। वैसे भी जितनी भी रोग की जांच होती है हम लोग की, जैसे HIV हुआ या कोरोना हुआ या जितनी भी रोग की जांच होती है, तो उसमें टाइफाइड हुआ जो भी, उसमें यदि पॉजिटिव कह दिया, पॉजिटिव आ गया मतलब कि आप उस रोग के शिकार हैं, आपको रोग हुआ है। यदि निगेटिव कह दिया तो आप उस रोग से मुक्त हैं। मतलब कि जिस आकृति में आरएच फैक्टर मौजूद था उसमें स्ट्रक्चर दिखता था चपटे आकार का, और नहीं जिसमें मौजूद है उसमें नहीं दिखता था। तो देखिए लैंडस्टीनर ने आरएच फैक्टर का खोज किया था रेसस जो बंदर होते हैं उनपे, जिनमें चपटी आकृति होगी जैसे ये तो पॉजिटिव और जिनमें नहीं होगी वो निगेटिव। अब आइए देखते हैं आगे इसका
जैसे डोनर क्या है, आइए अब देखते हैं। देखिए अब ब्लड जो है कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, डोनर में सर्वदाता जो है O माइनस, मतलब ये कि जो O पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा वो सबको दे सकता है। अब देखिए O निगेटिव में कहीं भी खांचा नहीं है, तो इसके फंसने का चांस नहीं है, ये एकदम फ्लैट है, किसी में से भी निकल जाएगा। तो ये क्या है, किसी को भी दिया जा सकता है, किसी के में भी किसी के एंटीबॉडी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसमें दोनों एंटीबॉडी है, जिस एंटीबॉडी को उस शरीर को जरूरत होगी वो एंटीबॉडी इससे लेके और कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए रिसीवर सर्वग्राही, अब सर्वग्राही जो है ये बी प्लस है, ए बी पॉजिटिव है। तो देखिए इसमें ये बी है, ये है, और ये पॉजिटिव के लिए फ्लैट जो स्ट्रक्चर है इस पे बना हुआ है। अब ये क्या है, ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है। इसके पास ए भी है तो ए वाला देगा, तो ए वाला रख लेगा, अपना काम कर लेगा। इसके पास बी भी है तो बी वाला देगा, तो उससे लेके काम कर लेगा। और मान लीजिए पॉजिटिव दे दिया इनमें से किसी का, तो उसका भी पॉजिटिव वाला है तो लेके कर लेगा, ठीक है। मतलब ये किसी से भी ले लेगा और इसको कोई नुकसान नहीं है, ये लेके अपना वर्क कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं माँ बाप से संतान में ब्लड ग्रुप का निर्धारण। अब देखिए माँ बाप से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनमें कैसे ब्लड का निर्धारण होता है कि माँ बाप इस ग्रुप के हैं तो बच्चे किस ग्रुप के होंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। जैसे यदि माँ या बाप में से कोई ए या कोई बी, दोनों में से एक हो, ए और बी होने पर क्या होगा, किसी भी ग्रुप का हो सकता है बच्चा, ठीक है। संतान जो है किसी भी ग्रुप का हो सकता है, वो ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, ए बी का हो सकता है, और वो किसी भी ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि माँ बाप में से कोई एक ए बी का हो और कोई अदर हो, ठीक है। मतलब ये कि माँ या तो ए बी हो या तो पिता ए बी हो और कोई एक अदर हो, तो वो छोड़ के बाकी सब ग्रुप का वो बच्चा हो सकता है। मतलब वो छोड़ के बाकी सभी ग्रुप का हो सकता है, मतलब कि वो ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, ए बी का भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला है ओ एंड अदर। यदि माँ बाप में से कोई एक ओ है और एक कोई अन्य है तो क्या होगा, सेम होगा, या तो बच्चा वो होगा या तो जिसका होगा वो अदर में, जैसे ए हो गया, बी हो गया, चाहे ए बी हो गया, उनमें से जो भी होगा बच्चा उसी ग्रुप का होगा, ठीक है। अगला कह रहा है ओ एंड ए बी। यदि अब देखिए ये कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल होता है, ओ और ए बी वाला। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग बढ़िया से नहीं होता और बच्चा इसमें संतान ही नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें कई कंडीशन है, जैसे इसमें प्लस प्लस होगा तब नहीं होगा, यदि प्लस माइनस होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो होगा, तो ये बहुत कम चांस होता है, ठीक है। तो ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सेम। जैसे हम कहें कि महिला भी ए ग्रुप की है और पुरुष भी ए ग्रुप का है, तो क्या होगा, या तो ओ ग्रुप का संतान होगा या ए ग्रुप का होगा, या महिला बी होगी और पुरुष भी बी होगा तो ओ ग्रुप का हो सकता है संतान, या बी ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसका निर्धारण होता है। इस तरह इसको चार्ट में बनाया जाता तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छा लगे तो हमने पूरा ब्लड से कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, पूरा डिटेल सबको बताया है। तो आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।